नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की पूरी सीरीज आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। इसी क्रम में आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटी की सीरीज। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास। इसके अंतर्गत आपको लगभग 35 के आसपास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। और जैसा कि मैं बाकी अन्य सब्जेक्ट को कंप्लीट करा रहा हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पे रटाया नहीं बल्कि पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल वे में बिल्कुल फैक्ट के साथ हर एक चीज़ों को यहाँ पे समझाया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में देखिए समय लगना स्वाभाविक सी बात है, और मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग मुझे समय दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। रटने रटाने की प्रक्रिया में मैं बहुत अधिक विश्वास नहीं करता हूँ। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअल वे में पूरा इस जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, सबको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और प्रश्न को देखिए, जो भी मैं यहाँ पे शामिल किया है घटना चक्र के थ्रू। अब जो प्रश्न है देखिए, बिल्कुल एक प्रश्नों को एक रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है। रेफरेंस के तौर पे लेने का मतलब है कि अगर कोई प्रश्न अगर सपोज करिए 1919 से दे दिया, 1935 से दे दिया, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसके अंतर्गत जितना भी डायमेंशन बन जाए पूरा कंसेप्चुअल और फैक्चुअल वे में पूरा एक ही जगह मैं कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। ये सारी बातें मैं इसीलिए बता रहा हूँ तो चाहे, ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे वीडियो को फॉरवर्ड करके देखने लगेंगे, तो आप कंटिन्यू रूप से देखने का प्रयास कीजिए। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या पता पहले क्वेश्चन का पूरा जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, इस पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आगे कई सारे प्रश्न यहाँ पे पूरी तरीके से आपके सही हो जाए। एक बार देखते ही आप उसको टिक कर देंगे, बिल्कुल वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कमेंट आप लोग करते रहें। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में थोड़ा आप लोग जानने का प्रयास कीजिए एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नाम ही है यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट, अर्थात रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना है? भारत को रेगुलेट करना है। यहाँ पे इस रेगुलेटिंग एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके थोड़े बैकग्राउंड को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, जो पृष्ठभूमि के रूप में समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अभी तक यहाँ पे देखा जाए तो प्लासी की युद्ध की बात कर ले हम लोग, इसके साथ साथ बक्सर के युद्ध की बात कर ले। देखिए जब भी युद्ध वगैरह होता है तो बड़े मात्रा में संसाधनों की बर्बादी होती है, और उस संदर्भ में देखा जाए तो सिर्फ प्लासी और बक्सर नहीं, अंग्रेज़ों को दक्षिण में भी देखेंगे यहाँ पे तो कई सारे यहाँ पे युद्ध लड़ना पड़ा था फ्रांसीसियों से, खासकर कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। तो कंपनी की जो वित्तीय स्थिति थी बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ पे इन युद्धों के माध्यम से, यहाँ पे मैं कर्नाटक युद्ध को भी मैं शामिल कर देता हूँ। तो इन युद्धों के माध्यम से देखा जाए तो कंपनी की जो वित्तीय स्थिति थी वो बिल्कुल यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी थी। उसके बाद से देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव के समय खासकर यहाँ पे भ्रष्टाचार, इसके अलावा अव्यवस्था, ये सारा का सारा जो चीज़ था बिल्कुल ही यहाँ पे चरम पे था। ऐसे में आप खुद समझिए कि कंपनी जब आई हुई थी भारत में तो उसमें पैसा किसका लगा था? पूरी तरीके से इस कंपनी में जो पैसा लगा था निवेशकों का पैसा लगा हुआ था। और जो भी निवेशक हैं इनको क्या चाहिए? एक ही चीज़ चाहिए कि जितना हो सके यहाँ पे हमें मुनाफा दो, तभी तो ये आगे चल के और पैसा लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पे अब कंपनी की गतिविधियों को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीओडी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पूरी तरीके से यहाँ पे गठन किया गया, जिसमें 24 मेंबर होते थे। 24 मेंबर होते थे, और इसका जो चुनाव होता था कंपनी के जो भी यहाँ पे शेयर धारक थे, जो भी निवेशक थे, इनके द्वारा यहाँ पे चुनाव किया जाता था। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से यहाँ पे एक और बड़ा पद का सृजन किया गया, जिस पद का नाम हुआ करता था बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। हालांकि गवर्नर का पद पहले भी क्लाइव को यहाँ पे मिल चुका था, लेकिन वो सिर्फ बंगाल तक सीमित था। अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहने का मतलब है कि अब इसके अंतर्गत मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, इसके अलावा बम्बई प्रेसिडेंसी हो गया। यहाँ के भी जो भी गवर्नर हैं सब इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन यहाँ पे कार्य कर रहे होंगे।
अब यही आपको समझना है कि यहाँ पे सीओडी हो गया, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, जो कि उस समय आया कौन, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स आया, वारेन हेस्टिंग्स आया। कुल मिला के देखा जाए तो माना जाता है कि इसके माध्यम से भारत में पहली बार भारत में राजनीतिक हो गया। राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक गतिविधियों को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। कैसे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे जो अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसके अलावा जो अव्यवस्था को फैला रहा है, उसको दंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? खुद सोचिए, उसको दंड दिया जाएगा। दंड यहाँ पे पूरी तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कलकत्ता में, ध्यान से देखते चलिए, कलकत्ता में यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेके। तो कलकत्ता में 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1773 है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की, कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय की यहाँ पे स्थापना की गई। अब ये जो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि इसमें 4 सदस्य थे। 4 सदस्य में तो एक तो यहाँ पे हो जाएगा पूरी तरीके से जो मुख्य न्यायाधीश है, उस मुख्य न्यायाधीश का नाम होता था यहाँ पे एलिजा एम्पे। ये नाम आपको ध्यान में रख के चलना है, एलिजा एम्पे। इसके अलावा 3 और सदस्य जो बच रहे हैं, इन 3 सदस्यों का भी आप लोग नाम देख लीजिए। जैसे कि इसमें एक नाम था लिमिस्टर, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नीचे एक का नाम है यहाँ पे लिमिस्टर। वहीं यहाँ पे अगर दूसरे का नाम यहाँ पे देखा जाए, लिमिस्टर के साथ साथ और है चैम्बर और हाइड। इन नामों को आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि कहीं से भी यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि बंगाल का जब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, ऑलरेडी सीओडी का जो 24 मेंबर इसके सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पे इसको सहयोग करने के लिए इसमें 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब इसका भी नाम पूछ लिया जाता है, क्योंकि शुरुआती ही तौर पे आप कह सकते हैं कि सपोर्ट करने के लिए जो पद या फिर कह सकते हैं एक परिषद जो बनाया गया, तो यहाँ पे इसका भी नाम आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि इसमें 4 जो नाम है, यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। पहला जो नाम है इसमें आता है यहाँ पे रिचर्ड बारवेल का। यहीं पे सब समझ लीजिए, आगे चल के कई सारे प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा जॉर्ज क्लेवरिंग है, 2 नाम हो गया। तीसरा नाम यहाँ पे हो जाएगा जॉर्ज जॉनसन है, प्रोनाउंसिएशन से आप लोग समझ जाएंगे, जॉनसन है। इसके अलावा यहाँ पे विलियम फ्रांसिस भी इसको बोला जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चौथा नाम हो जाएगा विलियम फ्रांसिस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 4 यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के लिए, और यहाँ पे 4 नाम हो जाएगा कलकत्ता के जो भी यहाँ पे उच्चतम न्यायालय था उसके यहाँ पे न्यायाधीश हो जाएंगे, जिसमें एलिजा एम्पे यहाँ पे सबसे जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे मौजूद था। आगे चल के देखिए, यही जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, आगे चल के देखेंगे फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट आएगा 1935 के एक्ट के माध्यम से। 1935 के एक्ट के माध्यम से फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, और 1937 में यहाँ पे दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना होगी। यही है संघीय न्यायालय, इसी को बोला था फेडरल कोर्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फेडरल कोर्ट। और ये फेडरल कोर्ट ये तब तक कार्य करेगा जब तक कि भारत का खुद का अपना आज़ादी के बाद से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हो जाएगी। अर्थात भारत का जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को भारत की सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे स्थापना हुई। तब तक ये देख पा रहे फेडरल कोर्ट इसी तरीके से यहाँ पे कार्य कर रहा था।
तो पूरा पूरा आप लोगों ने समझ लिया रेगुलेटिंग एक्ट का क्या था, इसमें जो भी प्रोसेस क्या था, क्यों लाया गया था। अब यहाँ से देखे रहे आप कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, देखिए कितनी शानदार तरीके से सारी चीज़ें समाहित हो गई। मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए सिर्फ आप फैक्ट को रटेंगे तो फैक्ट मतलब कड़वा जहर के बराबर है, लेकिन वो जहर पूरी तरीके से दवा बन सकता है अगर उस जहर को, ठीक है, मैंने उस दवा को अगर आप एक मीठे के साथ किसी बच्चे को पिला दे तो बिल्कुल समझिए वो भी यहाँ पे मीठे के रूप में शामिल हो जाएगा। और वही चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, कितना सारा देखिए तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं अगर एक साथ कॉन्सेप्ट के साथ इन फैक्टों को यहाँ पे रखा जाए तो यही होता है कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट की पढ़ाई, जो कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। एग्ज़ाम में फाइनली यही जाएगा, चाहे मैं पीटी की बात करूँ चाहे मैं मेंस की बात करूँ। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिए कौन सा है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए लेमेस्टर इस न्यायालय के क्या प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे जिसका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे लेमेस्टर, ठीक है, कह सकते हैं कि ये एक न्यायाधीश थे, इसके ये भी सदस्य थे, लेकिन ये मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे करेक्ट उत्तर है। सॉरी पहला तो नहीं होगा ना, यहाँ पे देख पा रहे लेमेस्टर, सॉरी यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा तो नहीं होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पहला सही है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल 1। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया हुआ नियंत्रण परिषद, सर्वोच्च न्यायालय, इधर यहाँ पे पूरा जो भी एक्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, पहले हम लोग बात करें नियंत्रण परिषद की स्थापना को लेके, तो यहाँ पे नियंत्रण मतलब नियंत्रण करने वाला, राजनीतिक गतिविधियों से इसका संबंध है। इसका मतलब कि आगे चल के आप देखेंगे बीओडी का गठन किया जाएगा। अभी जब आप लोग समझेंगे बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे बोला जाता था, इसको लाया गया था पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत। 1784 के तहत इसको यहाँ पे लाया गया था। चूँकि आपको यहाँ पे समझने का प्रयास करना है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया भारत को रेगुलेट करने के लिए, तभी भी उसमें बहुत सारी खामियां थी। जैसे सीओडी को बहुत सारा अधिकार दे दिया गया था। अब उसी अधिकारों को खासकर विकेंद्रीकृत करने के लिए 1773 के बाद से 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, इसमें कंपनी के जो व्यापारिक कार्य है, कंपनी के जो व्यापारिक कार्य है और कंपनी के जो राजनीतिक कार्य है, दोनों को ही यहाँ पे सेपरेट किया गया। ध्यान रखिएगा, दोनों को ही यहाँ पे सेपरेट किया गया। यही आपको समझना है यहाँ पे। जैसे कि राजनीतिक कार्यों को कंट्रोल करने के लिए यहीं पे बीओडी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, यही है नियंत्रण परिषद की स्थापना। और व्यापारिक कार्यों के लिए यहाँ पे सीओडी था जो पहले से चला आ रहा था, हालांकि इसकी शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। जो नियामक अधिनियम था यही था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जो कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम की कुछ प्रमुख बातें, जैसे कि इसमें नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार यहाँ पे कंपनी का ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। चूँकि देखेंगे 1813 ईस्वी तक तो इसमें एक तो औद्योगिकरण का दौर था, यहाँ पे समझिए आप लोग, एक तो इंडस्ट्रियल का दौर था और दूसरा सबसे जो ब्रिटेन के लिए सरदर्द बना हुआ था उस समय, लगभग देखेंगे तो नेपोलियन का टाइम पीरियड था, जो पूरी तरीके से पूरे यूरोप को कंट्रोल कर लिया था। उसमें एक ही देश कंट्रोल नहीं हुआ था जिसका नाम था ब्रिटेन। और ब्रिटेन को कंट्रोल करने के लिए उसके द्वारा
व्यवस्था को यहाँ पे अपनाया गया था, जो कि हर हाल में ब्रिटेन को पंगु बना देना था। तो इसीलिए जो भी ब्रिटेन के जो लोग थे, खासकर जो शेयर धारक वाले जो लोग थे, वे काफ़ी परेशान थे कि ऐसे नेपोलियन करेगा तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा। फिर उन लोगों के द्वारा ब्रिटेन के संसद पे पूरी तरीके से होता है ना कि अपनी बातों को रखना, ब्रिटेन की संसद को हर तरीके से क्रिटिसाइज करना। इस संदर्भ में देखेंगे तो ब्रिटेन की संसद ने यह पूरी तरीके से आदेश दे दिया कि ब्रिटेन के जो लोग हैं पूर्वी क्षेत्रों से जैसे मन कर वैसे व्यापार कर सकते हैं, कंपनी के अलावा स्वतंत्र रूप से भी वे लोग व्यापार कर सकते हैं। तो एक तो औद्योगिकरण से उनकी वस्तुएं आवश्यकताएँ पूरी होती, कच्चे माल वगैरह की, और दूसरा यहाँ पे नेपोलियन के द्वारा जो भी यहाँ पे सेंक्शन लगाया गया था, ठीक है, उससे भी ये लोग काफ़ी हद तक बच सकते थे। और हुआ भी इसमें। ब्रिटेन की देखिए जो नौसैनिक शक्ति थी, फ्रांस के नौसैनिक शक्ति से काफ़ी ही सर्वश्रेष्ठ निकली, और उन लोगों ने नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। तो यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, व्यापारिक अधिकार। और इसी समय देखेंगे यहाँ पे तो जो इंग्लिश मिशनरियों के यहाँ पे बात की जा रही है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई। इंग्लिश जो भी मिशनरी है, जो अपने खास कर धर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, और इसी समय इन लोगों के द्वारा कलकत्ता में एक चर्च की स्थापना की गई। तीसरा इसका एक और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है यहाँ पे शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए इसी 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा में 1,00,000 रुपये यहाँ पे खर्च किया जाएगा। अब यही 1,00,000 रुपये भारतीय शिक्षा में किस प्रकार से खर्च किया जाएगा तो देखेंगे आगे चल के, जैसे कि प्राच्यवादी, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आंग्लवादी। प्राच्यवादी और आंग्लवादियों का लंबे समय तक यहाँ पे डिबेट चलता रहेगा, और फाइनली यहाँ पे मैकाले के नेतृत्व में देखेंगे तो आंग्लवादियों की जीत होगी, जो अंग्रेजी भाषा के पस्तर थे, और फाइनली 1935 में चल के भारत में अंग्रेजी भाषा को लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ये कब किया गया था? यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। चूँकि 1833 के चार्टर एक्ट को आपको यहाँ पे समझना होगा। चार्टर एक्ट जो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि इसमें कंपनी को पूरी तरीके से, कंपनी के मैंने कह सकते हैं ना कि जो व्यापारिक जो गतिविधियां थी उसको पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। अर्थात उस कंपनी पे देखेंगे या फिर भारत पे डायरेक्ट यहाँ पे संसद का कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश संसद का यहाँ पे कंट्रोल हो गया। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1833 के एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश कह सकते हैं कि संसद का भारत पे कंट्रोल हो गया, और उसी समय यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और यहाँ पे बढ़ाया गया, जिसको बोला गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे समझना है आपको कि जब इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा पद यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर यहाँ पे ज़रूरत होगी भारत के गवर्नर जनरल को सहयोग करने के लिए, कार्यकारी परिषद की इसको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इसी समय देखेंगे यहाँ पे तो मैकाले, इसका बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल है। खासकर मैकाले का विधि आयोग का अध्यक्ष बनेगा। मैकाले विधि आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो मैकाले का देखिए सिर्फ एक ही संदर्भ में क्रिटिसाइज़ किया जाता है, अंग्रेजी शिक्षा को लेके, लेकिन मैकाले के एक बड़े योगदान को आप लोग भूल जाते हैं, और वो है IPC, इंडियन ठीक है, जो यहाँ पे क्रिमिनल जो वो है IPC, ठीक है, इंडियन पैनल कोड। अभी इसकी जितनी भी धारा है उस समय मैकाले के द्वारा ही ये प्रस्तुत की गई थी, लिखी गई थी। तो IPC में मैकाले का बहुत बड़ा आयोग मतलब कह सकते हैं योगदान था, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वो विधि आयोग का पूरी तरीके से अध्यक्ष हुआ करता था। यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैकाले का अंग्रेजी भाषा को लेके और IPC को पूरी तरीके से तैयार करने को लेके। तो आई होप चीज़ें पूरी यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को हो गई होगी। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा A का 2 B का 1। A का 2 B का 1, ऐसा एक ही उत्तर दिखाई दे रहा है मुझे, और वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे B। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों की शिक्षा की नींव पड़ी? मैंने किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ पे नींव पड़ी? अभी देखिए मैंने बताया हुआ था 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसी में 1,00,000 रुपये
प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा में खर्च करने के लिए दिया गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये जो कमेटी एक तरीके से कह सकते हैं जो बनाई गई थी और जो भी ये संस्था पहले से जो चल रही थी, इसका सबसे बड़ा जो रोल था कि जो 1 लाख रुपए जो प्रावधान किया गया था कि प्रति वर्ष भारत की शिक्षा में खर्च किया जाएगा, वो 1 लाख रुपए देने वाला यही था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष जो हेड हुआ करता था यही था मैकाले। तो इसी के माध्यम से आना था, इसीलिए इसका रोल काफ़ी अधिक है। प्राच्यवादी एवं आंग्लवाद विवाद, और हुआ भी यही, 1 लाख किधर खर्च किया जाएगा। तो ऑलरेडी देखा जाए तो प्राच्यवादियों में जो कि पहले से चला आ रहा था, बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुई थी, जेम्स प्रिंसेप वगैरह का नाम आप लोगों ने, ठीक है, ज़रूर सुना ही होगा। लेकिन प्राच्यवादियों में एक बहुत ही फेमस नेता, इसका नाम पूछा जाता है, जिसका नाम है एटी प्रिंसेप। और वैसे ही यहाँ पे आंग्लवादियों का जो एक प्रमुख नेता है जिसका नाम है यहाँ पे ट्रेवेलियन। इन दोनों ही नेताओं का नाम आपको ध्यान में रख के चलना है, पूछा जा सकता है। और इसमें जीत हुई आंग्लवादियों का, और वो जीत का कारण था मैकाले के आर्गुमेंट के आगे पूरे तरीके से प्राच्यवादी ढेर हो गए। मैकाले ने बड़ा यहीं पे एक शानदार स्टेटमेंट दिया हुआ था कि यूरोप के एक छोटी सी खाने की पुस्तक में जितना नॉलेज है, अगर पूरे भारत के पुस्तकालय का उतना नॉलेज यहाँ पे नहीं होगा बराबरी करने में। तो कुछ इस टाइप का इसने स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था मैकाले के द्वारा। और फाइनली यहाँ पे ध्यान रखिएगा 7 मार्च 1900 ये कभी, ठीक है, 1700 1800 1900 आपको ध्यान में रख के चलना है। कभी कभी मुझे लगता है मैं ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रख के चलना है। 7 मार्च 1835 को फाइनली यहाँ पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पूरी तरीके से विस्तार कर लिया गया, खासकर भाषा के संदर्भ में। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना ही होगा। यहाँ पे चलिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के साथ व्यापारिक एकाधिकार को यहाँ पे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। अब कौन सा ये एक्ट था आपको बताना है यहाँ पे, चाय और चीन के साथ। अभी मैंने पूरा आपको समझाया हुआ था, जिसका नाम था 1800 चार्टर का अधिनियम। इसमें यहाँ पे नेपोलियन के बारे में मैंने बताया था, औद्योगिकरण के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था पूरा का पूरा। और यहाँ पे कंपनी को चाय और चीनी को छोड़ के यहीं पे व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का बना हुआ था। बाकी सारे एरिया में देखा जाए तो कोई भी ब्रिटिश वासी भारत में आके व्यापार कर सकता था। तो ये 1813 का एक्ट के माध्यम से, हालांकि ये भी व्यापारिक जो एकाधिकार था कंपनी का, हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो इसीलिए एक प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि ब्रिटिश संसद का भारत में प्रत्यक्ष कंट्रोल कब हो गया। वो कंट्रोल हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ब्रिटिश संसद का भारत पे कंट्रोल यहाँ पे हो गया। अब कंपनी क्या हुआ, कंपनी यहाँ पे एकदम ख़त्म हो गया। कंपनी का मतलब नाम मात्र की, समझ रहे हैं ना, इसकी सारी जो शक्तियाँ थी पूरी तरीके से ब्रिटिश संसद के हाथों में पूरी तरीके से स्थानांतरित हो गई। अब यहाँ पे दूसरा भी प्रश्न पूछ सकता है कि महारानी के अंतर्गत, क्राउन के अंतर्गत भारत कब आया। तो वो था यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1858। आगे हम लोग देखेंगे 1858। तो दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, एक बार पूछ देगा संसद और दूसरे बार पूछ देगा यहाँ पे क्राउन के अधीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना ही होगा। अब यहाँ पे कंपनी का, समझ रहे हैं ना, मतलब एक अधिकार ख़त्म कर देना, उसके अधिकार को पूरा ख़त्म कर देना, इसका सीधा सा मतलब है रेवेन्यू को लेके। अब रेवेन्यू का जो कंट्रोल है किसके हाथ में चला गया, तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद के हाथ में यहाँ पे चला गया, ठीक है। जो व्यापारिक जो कंपनियां थी देखा जाए तो केवल राजनीतिक कार्यों तक देखा जाए, ठीक है, तो सीमित थी। अब राजनीतिक कार्यों में क्या रखा है, खुद आप सोच के देखिए। असली चीज़ तो यहाँ है रेवेन्यू, जो कि ब्रिटिश संसद के हाथों में चली गई।
चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत सारा विचार मैंने करा दिया अभी तक आपको। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ के यहाँ पे समाप्त कर दिया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को यहाँ पे सुदृढ़ किया। क्या था ये तो ब्रिटिश राज्य की जो संप्रभुता, क्राउन जब शब्द लिखा है तो सीधे दौड़ के आएगा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है। तो इसीलिए दूसरा नहीं होगा। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, भारत का जो है यहाँ पे ब्रिटिश संसद के, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3। ध्यान से देखते चलिए, 1 और 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था 1858 का जो एक्ट है, इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 1858 का जो एक्ट है इसी को यहाँ पे बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, या इसको फिर बोला जाता है गुड गवर्नेंस अधिनियम, गुड गवर्नेंस एक्ट। एग्जाम की कोई गारंटी नहीं है कि किस शब्द को डालेगा, इसीलिए जितने शब्दों को खासकर पूछा जाता है सारे ही शब्दों को मैं यहाँ पे मेंशन करके चल रहा हूँ। अब इसके माध्यम से यहाँ पे देखिए क्या किया गया, COD और BOD को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। चूँकि 1858 का एक्ट को आपको समझना होगा, 1857 की क्रांति को समझना होगा कि उस 1857 की क्रांति को, जो 1833 में कंपनी को राजनीतिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा दिया गया था, उसमें कंपनी बुरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गई थी। तो अब क्या काम इसका, COD का क्या काम, BOD का क्या काम, इसीलिए इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब ख़त्म करने के बाद से असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, यही आपको समझना है। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अब जो भारत का जो गवर्नर जनरल है, भारत का जो गवर्नर जनरल है, इसका नाम यहाँ पे वायसराय कर दिया। अब वायसराय का मतलब है कि सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन, महारानी के अधीन एक कार्य कर रहा है पूरी तरीके से। अब कंपनी यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। दूसरा यहाँ पे चीज़, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अब ब्रिटिश संसद के द्वारा एक ऐसे पद का सृजन किया गया, जैसे कि यहाँ पे COD और BOD था, तो COD और BOD के कहीं न कहीं अधिकारों को एक नए अधिकार के रूप में यहाँ पे परिणित किया गया, जिसको यहाँ पे बोला गया भारत सचिव। भारत सचिव, या इसी को बोला जाता है राज्य सचिव। राज्य सचिव दोनों ही नाम यहाँ आपका दे देगा, भारत राज्य सचिव, भारत सचिव, या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यही यहाँ पे नाम दिया गया। अब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पहला जो नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम था लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली यहाँ पे बनाया गया। तो पहला नाम काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट होता ही होता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दूसरे नाम की, तो दूसरा नाम भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, ठीक है, नाम यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, भारत राज्य सचिव को सहयोग देने के लिए, भारत राज्य सचिव को सहयोग देने के लिए इसमें 15 सदस्य, एकदम ध्यान से समझते चलिए, 15 सदस्यों को इस पे मतलब कह सकते हैं कि नियुक्त किया गया कि 15 लोग रहेंगे और ये लोग किसको सपोर्ट करेंगे, भारत सचिव, राज्य सचिव, जो भी यहाँ पे एक ही नाम है, उसको ये लोग पूरी तरीके से क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब यही समझना है आपको कि वायसराय की एक तो कार्यकारिणी परिषद होती है, कार्यकारिणी परिषद होती है, इसमें भी कोई भारतीय नहीं था, और जो 15 सदस्य जो भारत सचिव को सपोर्ट करने के लिए जो 15 सचिव थे, इसमें भी देखेंगे तो शुरुआती तौर पे कोई भी इसमें भारत का व्यक्ति, यहाँ पे भारत का व्यक्ति कोई यहाँ पे सदस्य नहीं होता है। आगे चल के देखेंगे 1919 में, 1919 का जब एक्ट आएगा यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में यहाँ पे
प्रमुख बनाया, प्रमुख नहीं कहेंगे, एक मेंबर के रूप में आप समझ सकते हैं, एक मेंबर उनको यहाँ पे बनाया जाएगा। और ठीक वैसे ही नाम, यहाँ पे मैं आप लोगों को कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, ठीक यहाँ पे एक वैसे ही यहाँ पे नाम होगा जिसका नाम है, इधर 1919 के एक्ट में ही यहाँ पे, जिसका नाम यहाँ पे हो जाएगा केसी गुप्ता, केसी गुप्ता। और एक है यहाँ पे सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये जो 3 नाम है आपको ध्यान रखना है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बाद में इन्हीं को यहाँ पे लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी, लॉर्ड की उपाधि दी गई थी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 1919 का जब अधिनियम आएगा, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तब जाके इनको शामिल किया जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे ब्रिटेन में जो 15 जो सदस्य जो लोग थे यहाँ पे, इस पे भी 2 भारतीयों को शामिल किया जाएगा, जिसमें नाम है केसी गुप्ता और दूसरे हैं यहाँ पे सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 3 नाम से प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पे हमेशा होता ही होता है। और जैसे पता है कि वायसराय जो पहला जो वायसराय कौन बना यहाँ पे, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी यहाँ पे कौन था, यहाँ पे कैनिंग था, ध्यान रखिएगा, कैनिंग था। एक और नाम है, ठीक है, एक और नाम है, जैसे कि उसका नाम है यहाँ पे विलियम हरे, विलियम हरे। कोई कमेंट करके बताए विलियम हरे कौन था। देखिए विलियम जो हरे था, भारत का अंतिम राज्य सचिव या फिर भारत का अंतिम सचिव था। तो यहाँ पे मैं एक ही जगह मेंशन कर देता हूँ, ये था अंतिम सचिव था, भारत का अंतिम सचिव था। और ये ढाका का अंतिम गवर्नर भी था, ढाका का अंतिम ठीक है गवर्नर भी था, विलियम हरे। तो ये 2 नाम याद रखिएगा, लॉर्ड स्टैनली, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लॉर्ड स्टैनली है, विलियम हरे है यहाँ पे। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारी परिषद में यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, इसके अलावा यहाँ पे भारत सचिव के कार्यकारी परिषद में यहाँ पे 2 भारतीयों को, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी को। अब भारत सचिव देख पा रहे हैं ना, अब इसी का जो खर्च वगैरह होता था, रहता था ब्रिटेन में, लेकिन इसका खर्च भारत के खजाने से जाता था, जो आगे चल के भारतीयों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में इसका क्रिटिसाइज किया गया। तो कुल मिला के देखा जाए, भारत सचिव का जो पद था अगर देखा जाए तो मध्यस्थता का रोल प्ले कर रहा था। एक तो भारत और दूसरा है यहाँ पे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की संसद को कोई भी जानकारी चाहिए होती थी तो ये लोग भारत के सचिव से संपर्क करता था, भारत के सचिव से संपर्क करता था। और भारत का सचिव फिर यहाँ पे जो भारत में जो वायसराय था, ये वायसराय से कांटेक्ट करता था। तो कुछ इसी टाइप का ही लोगों का, ठीक है, जो भी यहाँ पे प्रोसेस था, कार्यकर, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, जो भी हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसी टाइप से लोग कार्य कर रहा था। चलिए नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। देखिए वो जो एक्ट था ना, उसका नाम था चार्टर एक्ट। आगे मैंने, ठीक है, सॉरी, पीछे मैंने सब आपको बता दिया। थोड़ा बहुत आप को रिलेट करने का प्रयास करेंगे, रटेंगे, शहीद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। आपको समझना होगा। देखिए 1833 में क्या हुआ था, तो कंपनी का जो एक अधिकार है, मैंने बताया हुआ था, पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। कंपनी का अधिकार ख़त्म कर दिया गया था और यहाँ पे संसद के अधीन यहाँ पे भारत को रखा गया था। सीधी सी बात है। इसमें इसी में देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 की यहाँ पे एक धारा है, यहाँ पे धारा जिसका नाम है 87। धारा 87 में यह बताया गया था कि किसी भी भारतीय और अंग्रेज को, किसी भी, चाहे वो भारतीय हो या फिर अंग्रेज हो, भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज हो, उसको धर्म के आधार पे, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, मतलब ये सब, ये वही चीज़ें हैं जो आज वर्तमान में भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भारतीय नागरिक के साथ उसके जन्म स्थान, जाति, ये किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये यहाँ भी लागू होता है। ठीक वही लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा धारा 87 में। तो जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब कि जो भी पद सृजित हो रहा है भारत में, उन पदों में भारतीय लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
अंग्रेज लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे। और यही ये चीज़ यहाँ पे बताता है। आगे चल के इसी चीज़ का यहाँ पे विस्तार किया गया इसी 1833 के एक्ट के माध्यम से, और भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना यहाँ पे संभव बनाया। यही है सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके थोड़े बैकग्राउंड को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, देखा जाए तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है प्रश्न कि बजट पर बहस करने की यहाँ पे शक्ति प्राप्त हुई केंद्रीय बजट पे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, केंद्रीय बजट पर बहस करने की शक्ति, बहस करने की शक्ति 1892 के एक्ट के माध्यम से हुई। लेकिन इसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लगा था, इसमें कुछ कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ था। जैसे कि नंबर 1 हम लोग कंडीशन की बात करें तो बजट पे अगर किसी भी भारतीय को कोई भी सवाल पूछना होता था, जिसको पूरक प्रश्न यहाँ पे पूछा, माने जिसको पूरक प्रश्न बोला जाता है, उसको 6 दिन पहले यहाँ पे विधान सभा में उसको अपना प्रश्न लिख के भेजना होता था कि हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको जवाब दिया जाता था। अन्य प्रश्नों पे ठीक है, वो दोबारा मैंने जाके विधान परिषद में, असेंबली में जाके वो प्रश्न नहीं पूछ सकता था। तो ये एक थोड़ा बहुत यहाँ पे अधिकार यहाँ पे दिया गया था। हालांकि असेंबली में कह सकते हैं या फिर संसद कह लीजिए, विधानसभा कह लीजिए, ठीक है, असेंबली में भारतीयों को यहाँ पे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर थोड़ा थोड़ा ही अधिकार तो भारतीयों में एक नया उमंग, नया चेतना का प्रसार किया, जिसके वजह से भारत आज़ाद हुआ। इसके सबसे पीछे अगर कारण देखा जाए तो वो था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के माध्यम से अंग्रेज़ों को इतना पता जरूर लग गया था कि भारत को अब तलवार के दम पे भारत पे शासन नहीं किया जा सकता है। भारत पे शासन करना है, भारत को कंट्रोल करना है, तो एक सॉफ्ट पावर की नीति के माध्यम से करना होगा। और उस सॉफ्ट पावर नीति का मतलब सीधा सा मतलब है भारतीयों का सहयोग यहाँ पे लेना ही होगा। अब भारतीयों का सहयोग यहाँ पे अंग्रेज लोग तो ले रहा है, लेकिन फूंक के ध्यान रखिएगा अधिकार दे रहा है कि कोई इतना बड़ा अधिकार ना दे दिया जाए जिससे कि भारतीयों के हाथ में खजाना लग जाए और उनकी शासन सत्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। चलिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न का जो संख्या आप लोगों को चेंज नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1858 के बाद से क्राउन के अधीन। अभी जो पीछे देख रहे थे वो पूरी तरीके से 1857 की क्रांति के पहले था, वो कंपनी के अधीन देख रहे थे। अब यहाँ पे आ गया क्राउन के अधीन। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, कमेंट आप लोग करते रहे, जिसका नाम था यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में जो लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार, इसे आप लोग एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यही है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले है भारत सचिव जो कहाँ रह रहा है? ब्रिटेन में रह रहा है। और यही है मिंटो जो कि यह है वायसराय। तो दोनों की जोड़ी है, दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते ही थे, वायसराय और कह सकते हैं भारत सचिव। तो इसीलिए दो नामों से हो गया मार्ले मिंटो। वैसे ही आगे चल के भी मिलेगा आपको, ठीक है, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड, उसमें भी दो अलग अलग नाम है, भारत सचिव और वायसराय का। तो आपको ध्यान में रख के चलना है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 1909 में जो यहाँ पे पृथक निर्वाचन दिया गया, अगर मैं यहाँ पे थोड़े से पीछे जाऊँ 1857 की क्रांति को मैं बात करूँ, देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की सबसे अधिक जो चिढ़ मानी जाती है वो मानी जाती थी मुस्लिमों से। मुस्लिमों को तो मतलब पूछिए नहीं, अंग्रेज़ों को एक समय लगना लगा था कि हिंदुओं से ज़्यादा खतरनाक कौन है, मुस्लिम है। लेकिन बाद में जब सेंसस वगैरह पूरी तरीके से होने लगा, राजनीतिक गतिविधियों में जब वो लोग ठीक है इंटरनल रूप से चीज़ों को समझने लगा,
इन मुस्लिमों को, तो फिर उनको समझ में आ गया कि ये मुस्लिम उनके लिए तुरुप का एक्का साबित यहाँ पे हो सकते हैं। अर्थात फूट डालो और राज करो की राजनीति के माध्यम से इन दोनों को लड़ाया जा सकता है। तो लड़ाने के लिए देखिए बहुसंख्यक कभी भी उनके फेवर में नहीं आती, इसीलिए उन लोगों ने अल्पसंख्यकों का यहाँ पे सहारा लेना शुरू किया, मुस्लिमों का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब यही समझना है यहाँ पे मुस्लिमों को, आपको ध्यान होगा कि लगभग 1906 में देखा जाए तो मुस्लिम लीग की यहाँ पे स्थापना हो गई, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में हुई। और जैसे कि 1909 में आते आते जो मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से इनको यहाँ पे पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दिया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दिया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि एक जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा उसको वोट देने वाले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही यहाँ पे होंगे। यही होता है पृथक निर्वाचन प्रणाली। और इसको पहली बार लागू कब किया गया, इसको अप्लाई किया गया 1919 का जब मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड जब सुधार होगा तो देखेंगे वहाँ पे इसको अप्लाई भी कर लिया जाएगा। तो लागू कब हुआ है यहाँ पे 1909 में यहाँ पे लागू हुआ है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वायस राय की कार्यकारी परिषद में एक चीज़ मैंने तभी थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक किया हुआ था। वायस राय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया। तभी मैंने, ठीक है, गलती से देखिए यहाँ पे आपको मैं करेक्शन कर दूं कि गलती से मैंने 1909 की जगह मैंने 1919 बोल दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए कभी कभी, ठीक है, जब जब डेट बोलने की बारी आती है मुझे लगता है कि मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन 1919 का मैंने एक बता दिया है, ठीक है, जबकि उसकी जगह आपको करेक्शन कर लेना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1909। तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसी के तहत यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायस राय की कार्यकारी परिषद में पहले जो भारतीय थे जो इनको यहाँ पे शामिल किया गया था। और ठीक वैसे ही इसका उल्टा कर दीजिए कि इसी समय यहाँ पे भारत सचिव के कार्यकारी परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, जिसमें एक का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा का नाम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, केसी गुप्ता। एक का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा का नाम हो जाएगा केसी गुप्ता। तो ये था 1909 में ही इनको शामिल किया गया है, ना कि 1919 में। अदरवाइज फिर आप लोग कमेंट करने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा 1909 में एकदम आप लोग ध्यान से देखते चलिए, 1909 में यहाँ पे जो भी परिषद के जो सदस्य थे, जैसे कि 3 लोग हैं ना यहाँ पे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सैयद हुसैन बिलग्रामी, केसी गुप्ता हैं। परिषद के सदस्यों को यहाँ पे बजट पे और इसके साथ साथ जो भी लोकहित पे यहाँ पे इनको प्रश्न पूछने का अधिकार था। अधिकार क्यों नहीं होगा, चूँकि अब इनकी शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। 1909 का दौर आ रहा है और अंग्रेज़ों पे भी काफ़ी प्रेशर है। यहाँ पे कांग्रेस की ऑलरेडी स्थापना यहाँ पे हो चुकी है। तो समझना है आपको, अधिकार भले ही दिया तो जा रहा है। ऑलरेडी बंगाल के विभाजन हो चुका था, गरम दल काफ़ी यहाँ पे एक्टिव हो चुके थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जो अंग्रेज़ों को अब कहीं न कहीं भारतीयों का अधिकार यहाँ पे देना ही पड़ता और यहाँ पे दिया भी गया। तो इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है आपका। इसी चीज़ को यहाँ पे गांधी के द्वारा, खासकर मुस्लिम लीग को जब पृथक निर्वाचन यहाँ पे दिया गया, गांधी ने इसी को और अपने भाषा में बोला। गांधी ने बोला कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो पूछा जा सकता है 1909 के एक्ट को गांधी के द्वारा बोला गया। वैसे ही एक और है यहाँ पे, रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो सुधार है प्रजातंत्रक और नौकरशाही के मुख्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता है, अर्थात बाद में तो कंट्रोल हो ही जाएगा, कहने का भाव यही है। तो ये बता रहा है कि ये जो प्रजातंत्रवाद और नौकरशाह के बीच
अल्पकालिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब सुधार है, अल्पकालिक समझौता है। रैमजे मैकडोनाल्ड सीधे स्टेटमेंट बना के दे देता है, कितने बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दोनों को आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, संघीय न्यायालय का मतलब क्या है, यहाँ पे फेडरल कोर्ट के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 1935 के एक्ट के माध्यम से 1937 में नई दिल्ली में यहाँ पे की गई थी, नई दिल्ली में यहाँ पे की गई थी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? संघीय न्यायालय किस वर्ष यहाँ पे स्थापित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैंने बताया 1935 के एक्ट के माध्यम से तो हुआ है, लेकिन किस वर्ष यहाँ पे हुआ है? ये हुआ है 1937 में। 1937 में नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जा सकता है कि भाई इसके मुख्य न्यायाधीश कौन था? फेडरल कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है यहाँ पे सर मॉरिस ग्वेयर, सर मॉरिस ग्वेयर, ठीक है। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं 1935 का एक्ट, चूँकि एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लें ताकि बार बार प्रश्न रिपीट इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता रहे और आगे चल के होगा भी। 1935 के एक्ट को यहाँ पे बोला जाता है भारत या फिर भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम। अंग्रेजों के द्वारा लाया जाने वाला जितना भी कंट्रोल करने का, जितना भी आप चार्टर कह लीजिए, जितना सारा एक्ट कह लीजिए, उन सब में सबसे जो बड़ा एक विस्तृत जो बातें जो लिखी गई थी इसी 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में लिखी गई थी। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें देखा जाए तो लगभग 321 के आसपास धाराएं थी। इसके अलावा इसमें 10 अनुसूचियाँ, शेड्यूल कह सकते हैं, मौजूद थी। 10 अनुसूचियाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 10 अनुसूचियाँ इसमें यहाँ पे शामिल थी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखो, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे 10 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। बार बार प्रश्न पूछ रहा है, यही है संघीय न्यायालय की यहाँ पे स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। अब इसकी खासियत क्या थी? तो देखिए, इसमें चाहे वो केंद्र का मामला हो चाहे वो प्रांत का मामला हो, दोनों की जो सुनवाई यहाँ पे विवाद होने की स्थिति में कौन सुनता था उस समय? फेडरल कोर्ट ही सुनता था। ये तब तक सुना जब तक भारत का खुद आज़ादी के बाद से अपना सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे स्थापना नहीं हो गई। आगे आपको ध्यान रखना है कि 1935 के अधिनियम में यहाँ पे बहुत हद तक यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया। ये शक्तियों का विभाजन कैसे किया जा रहा है, थोड़ा आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे तो द्वैध शासन को लेके, द्वैध शासन जैसे कि हम लोग बात करें प्रांतों की, तो प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन ख़त्म कर दिया गया, अर्थात प्रांतों में देखा जाए तो एक उत्तरदायी सरकार का भारतीयों को दायित्व मिला। चूँकि अब यहाँ पे कोई भी द्वैध शासन, दोहरी व्यवस्था मौजूद नहीं है, शासन का विस्तार भारतीय लोग खुद करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्र में द्वैध शासन की यहाँ पे शुरुआत कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन की यहाँ पे शुरुआत कर दिया गया, आरंभ कर दिया गया। उसके बाद एक और पॉइंट है, इसी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय लोकसभा की स्थापना यहाँ पे की गई और प्रांतों के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है,
कह सकते हैं कि संयुक्त सेवा आयोग का गठन किया गया। संयुक्त सेवा का गठन किया गया। अब ये जो प्रांत है देखेंगे तो दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए ये ऐप लागू होता था, संयुक्त सेवा का गठन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसमें निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया। हालांकि देखेंगे तो निर्वाचन व्यवस्था को लेकर, खासकर पृथक निर्वाचन को लेकर 1919 में ऑलरेडी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे विस्तार जो किया गया, इसमें जैसे कि दलित को शामिल किया गया, महिला को शामिल किया गया, इसके अलावा जो मजदूर वर्ग था, मजदूरों को भी इसमें यहाँ पे शामिल किया गया और इनको यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत इनको पूरा का पूरा यहाँ पे अधिकार दिया गया। इसमें एक चीज़ और है, आगे मैं बताऊंगा कि अखिल भारतीय शासन की भी इसमें बात की जाएगी, जिसमें होगा कि जो भी प्रिंसली स्टेट है, इसके अलावा जो ब्रिटिश क्षेत्र है, देसी रियासत वाला क्षेत्र है, मतलब ऐसे 3-4 जो क्षेत्र हैं मिला के बनाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। चलिए, तो चौथे नंबर प्रश्न को देख लिया था। आइए 5वें नंबर पे, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? द्वैध शासन, देखिए द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था? ये लाया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। यही था ना, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सॉरी ये ब्लंडर हो गया। ठीक है, केंद्र में पूछ रहा है ना, यही जल्दबाजी आपको भी नहीं करना, एग्जाम में कभी कभी हो जाता है। राज्यों में, प्रांतों में जो द्वैध शासन था 1919 के एक्ट के माध्यम से लाया गया, केंद्र में लाया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के माध्यम से लाया गया, और इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, केंद्र में लगा दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? देखिए वही प्रश्न रिपीट हो गया, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 के प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। क्या किया गया कि नहीं किया गया? खुद सोचिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और द्वैध शासन की व्यवस्था करने के बाद भी देखा जाए तो साइमन कमीशन का गठन किया गया कि प्रांतों में लोग सही तरीके से अपने उत्तरदायित्व को संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। मैंने बताया था ये जो व्यवस्था किया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में ही किया गया था, इसीलिए दूसरा गलत है। तीसरा है यहाँ पे केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, जो कि बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 3 देख रहे हैं ना, केंद्र द्वारा प्रांतों को दिया गया कि नहीं दिया गया? यहाँ पे 1919 में दिया गया द्वैध शासन। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग भारत शासन अधिनियम को, ताकि बार बार कोई कम समस्या ना रहे। भारत शासन अधिनियम को कौन सा है ये? 1919 का, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, 1919 का। इसमें नंबर 1 हम लोग बात करें तो जैसे जो भी प्रांतीय विषय था, प्रांतीय जो भी विषय था यहाँ पे, इसको आरक्षित और एक था यहाँ पे हस्तांतरित, 2 भागों में यहाँ पे बांट दिया गया। हस्तांतरित जो विषय था इसी को यहाँ पे भारतीयों को दिया गया, और कुल मिला के आप कह सकते हैं कि यहाँ पे द्वैध शासन प्रांतों में लगा दिया गया। इसके बाद से देखा जाए यहाँ पे तो सांप्रदायिक जो आधार था, उस सांप्रदायिक आधार के निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। निर्वाचन प्रणाली का यहाँ पे विस्तार किया गया। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे मुस्लिमों को तो मिला हुआ था 1909 में ही, अब मुस्लिमों के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो जो भी सिख लोग थे और जो भी यहाँ पे भारतीय ईसाई लोग थे जो कन्वर्टेड थे,
भारतीय ईसाई लोग थे। इसके अलावा आंग्ल भारतीय, इसके अलावा यूरोपीय, इन सबको यहाँ पे पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया। सोचिए कितना खतरनाक था ये। क्या इस तरीके से देश चल पाएगा? और आगे चल के 1935 में जैसे कि ऑलरेडी आपको पता होगा, पूना एक्ट वगैरह जो भी यहाँ पे चल रहा था उस समय, वही सब मामला को देखते हुए 1935 में आपको ध्यान होगा कि दलितों को भी दिया गया, महिलाओं को भी यहाँ पे दिया गया, मजदूरों को भी दिया गया। तो दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ पे ये 1935 का है और ये 1919 का है यहाँ पे। इसके अलावा देखा जाए नेक्स्ट, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अब खुद सोचिए 1909 में एक भारतीय चला गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब 1919 तक क्या होगा? भारतीयों की संख्या बढ़ेगी इसमें, और देखेंगे तो 6 सदस्य में इसमें 3 इस समय तक भारतीय होते थे, 3 भारतीय इसमें होते थे। इसके अलावा देखा जाए तो सीमित मताधिकार भी दिया गया, 1919 में। लेकिन ये सीमित जो मध्य अधिकार का कुछ टर्म एंड कंडीशन था, जैसे कि संपत्ति को लेके कि भाई संपत्ति उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा कह सकते हैं कि संपत्ति के साथ साथ कर देता हो, टैक्स देता हो, अच्छी खासा उसका एजुकेशन ठीक है मौजूद हो। तो ये ध्यान रखिएगा। और भारत शासन अधिनियम में ध्यान रखिएगा, पहली बार उत्तरदायी शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं हस्तांतरित विषयों को दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतों में स्वायत्तता देना शुरू किया गया, किसके तहत दिया गया? तो देखिए प्रांतीय जो स्वायत्तता जो देना शुरू किया गया था, खुद देखिए यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से दिया गया, एक उत्तरदायी सरकार के रूप में। और फिर तब जाके इसका विस्तार किया गया 1935 में द्वैध शासन को हटा के। अब दोनों में अंतर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जब बात की जा रही है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई 1919 में ही यहाँ पे शुरू कर दी गई थी, भले ही वो हस्तांतरित विषय ही क्यों न था कि नहीं था, खुद सोचिए आप। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई, कौन से एक्ट के माध्यम से? कमेंट आप लोग करते रहे। 1892 है, 1909 है, 1919 है, 1935 है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई। यहाँ पे आपको समझना है, जैसे हम लोग यहाँ पे केंद्र की बात करें तो यहाँ पे केंद्र में जैसे अभी है ना उच्च सदन निम्न सदन, वैसे ही बनाया गया। जैसे कि एक था यहाँ पे उच्च सदन, अभी यहाँ पे समझ लीजिए ध्यान से, एक था यहाँ पे उच्च सदन, इसी को यहाँ पे बोला जाता था राज्य परिषद, उच्च सदन को यहाँ पे बोला जाता था। इसमें उस समय 5 साल इसकी कह सकते हैं कि कार्यकाल होता था, जो भी मेंबर चुने जाते थे। उस समय इसमें टोटल जो मेंबर होते थे 60 सदस्य होते थे। 60 सदस्य में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 27 मनोनीत होते थे वायसराय के द्वारा मनोनीत, और बाकी के कितने बच गए? 33 जो यहाँ पे निर्वाचित होते थे। उसके बाद से यहाँ पे उच्च सदन के साथ साथ अब निम्न सदन भी होगा। निम्न सदन की बात करें तो इसी को बोला जाता था केंद्रीय विधानमंडल इसको यहाँ पे बोला जाता था। इसकी जो अवधि होती थी 3 साल के लिए होती थी। अब स्वाभाविक सी बात है कि राज्य परिषद से केंद्रीय विधानमंडल में जो सदस्यों की संख्या अधिक होगी। शुरुआत में 143 था, बाद में 2 और बढ़ा दिया गया, टोटल हो गया 145। अब 145 में देखेंगे तो 41 मनोनीत होते थे नॉमिनेटेड, और बाकी जो बच गया 104 के आसपास ये निर्वाचित होते थे। और मैंने बताया था मनोनीत उसमें वायसराय के द्वारा किया जाता था। तो यही प्रक्रिया चल रही थी। तो याद रखिएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा।
केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? देखिए अब कोई दिक्कत है 1919। अब जैसे ही एग्जाम में इसे प्रश्न आए बस वन टाइम देखिए और करेक्ट कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दे दी गई। आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल जो वोटिंग राइट्स की जब भी बात की जाती है, भारत ने दिया, लेकिन भारत में आज़ादी के बाद ही सबको मिला, आज़ादी के पहले ये नहीं था ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पे 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं को नहीं दिया गया। यहाँ पे देखेंगे तो सीमित मताधिकार दिया गया, सीमित लिमिटेड वोटिंग राइट्स दिया गया, महिलाओं को दिया गया। और इसमें वयस्कता को यहाँ पे आधार नहीं माना गया। जो कह सकते हैं ना, जो उच्च जो लोग थे उन्हीं को, अपर क्लास को ज़्यादातर इसमें दिया गया। पहला गलत हो जाएगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। 1935 के देखिए आरक्षित प्रावधान किया गया था कि नहीं किया गया था? उसमें दलित लोग थे, मजदूर थे, उसमें महिलाओं को भी मैंने शामिल किया था। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने सारा का सारा आपको यहाँ पे समझा दिया है। आरक्षित किया गया था इन लोगों के लिए, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल 2। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। देखिए बिल्कुल सही है ये। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से बहुत अधिक था। ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों। लेकिन कैसे सही है? यही तो खासियत आईएएस एनालिसिस की कि हर जगह आपको एनालिसिस करके दिया जाता है। थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कैसे है यहाँ पे। आईसीएस, इसी को बोला जाता था इम्पेरियल सिविल सर्विस, इम्पेरियल सिविल सर्विस इसको यहाँ पे बोला जाता था। देखिए इसका जो प्रारंभ जो हुआ था, खुद सोचिए, क्या कंपनी का जब कंट्रोल होगा तो प्रारंभ हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। जब ब्रिटिश संसद का जब कंट्रोल हो गया, खासकर 1833 के बाद से, और आपको पता है कि 1833 के बाद से कंपनी के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। तो 1853 का जो एक्ट लाया गया, कंपनी के अधिकार को मैंने आमूल चूक से यहाँ पे देखा जाए तो ख़त्म कर दिया गया। अब कंपनी को चलाने के लिए अब यहाँ पे नए लोगों की ज़रूरत है। अब वो नए लोग बिल्कुल वेल टैलेंटेड होना चाहिए। इसीलिए ब्रिटिश संसद ने देखेंगे तो 1854 में ही यहाँ पे इसका प्रारंभ करना शुरू कर दिया। यही है इसका जो प्रारंभ हुआ है 1854 में। 1854 में लंदन में यही सिविल सेवा आयोग की स्थापना हो रही है। आयोग की स्थापना हो रही है। यही सिविल सेवा देखिए आज की वर्तमान पीढ़ी एकदम बिल्कुल इसके लिए जी जान लगा के मेहनत कर रही है, खासकर बिहार और यूपी के छात्रों को क्या कहना। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किस परिस्थिति में लाया गया, क्यों लाया गया, क्या इसका प्रोविज़न था। जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा, आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1854 में लाया गया और 1855 में इसका जो परीक्षा लंदन में आयोजित किया गया, लंदन में यहाँ पे होने लगा। अब सोचिए लंदन में परीक्षा होता था और ऑलरेडी 1833 का जो चार्टर था, इसमें भेदभाव जैसी चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था, अर्थात भारतीय लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब भारत के लोग सोचिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर वगैरह, भारत मैंने सोचिए लंदन जाके वो लोग एग्ज़ाम दिया, फिर उस सिविल सेवा को क्रैक किया, फिर जाके छोड़ भी दिया। सोचिए कितना उस समय मतलब अपने आप में एक डिफ़िकल्टी जो लेवल है, आप सोच के देखिए उस समय। आज तो 32 साल तक उम्र है, उस समय घटा के 19 साल, कभी 21 साल, कभी 23 साल तक सीमित किया गया। उसमें भी भारतीयों ने अपना परचम लहराया, सोचने वाली बात है। तो 1855 में परीक्षा इसका पहली बार आयोजित किया गया, लंदन में आयोजित किया गया। और आगे चल के भारतीयों ने मांग किया कि भाई भारत में भी होना चाहिए। तो इसीलिए 1919 का जो एक्ट है, 1919 का जो एक्ट है, यही आपको ध्यान देना है, समझना है कि 1919 के माध्यम से 1922 से आईसीएस की परीक्षा
आईसीएस की परीक्षा भारत में होने लगी। भारत में पहले देखेंगे तो इलाहाबाद में, वर्तमान में प्रयागराज, इलाहाबाद में, और बाद में इसको यहाँ पे दिल्ली लाया गया, दिल्ली यहाँ पे लाया गया। तब से दिल्ली ही है। देखिए आज भी वर्तमान में यूपीएससी का जो ऑफिस है दिल्ली में, धौलपुर हाउस, ठीक है, तो दिल्ली में इसको लाया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझिए, 1930 तक आते आते देखा जाए तो कुछ इस कदर घटनाएं घट रही थी, आपको समझना है ना, पूरे पूरे ग्लोबल हिस्ट्री के संदर्भ में आपको समझना है। भारत में देखा जाए तो एक से एक यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह ऑलरेडी हो चुका था, सहयोग आंदोलन हो चुका था, लोगों का जो पॉलिटिकल जो रुझान था, लोगों के अपने जो भी अधिकार थे पता लग गया था। तो देखेंगे इस समय तक आते आते ब्रिटेन वासियों की जो भूमिका थी वो काफ़ी हद तक कम होने लगी। तो इसीलिए देखेंगे 1930 तक आते आते यूरोप वासियों की जो संख्या है यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो चुकी थी, काफ़ी हद तक कम यहाँ पे हो चुकी थी। और 1941 तक आते आते यहाँ पे इस सर्विस में देखेंगे तो इंडियन सबसे अधिक थे यहाँ पे यूरोप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, देख पा रहे हैं, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, जो कि ये बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1919 के तहत हुआ, 1926, 37, 45। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा निर्वाचन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो 1919 के तहत है, यहाँ पे देखा जाए तो 1926 का भी हुआ है, 1945 का भी हुआ है। यहाँ पे 1926 में यहाँ पे जो चुनाव हुआ समझना है, और 1945 में जब यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया जो कि संविधान सभा के लिए उस समय चुनाव किया गया, विधायिका के लिए, विधानमंडल को चलाने के लिए एक साथ जो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया रहा है, एक नहीं कराया गया। तो ये सब हो रहा है 1919 के तहत ही हो रहा है, 1937 के तहत यहाँ पे नहीं हो रहा है, यही आपको समझना है। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ए और सी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? अभी मैंने बता दिया आपको, कमेंट करिए आप लोग। तो देखिए वीडियो को लाइक करते रहें आप लोग, शेयर भी करें, बार बार बोलना नहीं पड़े आप लोगों को। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका सी। मैंने बताया था अभी 1945 में जब कैबिनेट मिशन जब आया भारत में, तभी जाके संविधान सभा हो गया, विधायिका के लिए हो गया, सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे चुना गया फाइनली 1945 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। 1900 कैबिनेट मिशन देखिए 1946 है ना, यहाँ पे देखिए बोलते बोलते फ्लो में देखिए 1945 में हुआ है, लेकिन कैबिनेट मिशन जो आया है ये तो 1900, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कीजिएगा, ठीक है, 1945 में हुआ है। कैबिनेट मिशन देखिए 1946 में आया हुआ है, ठीक है, 1946 में आया हुआ है, तब जाके फिर से यहाँ पे चुनाव हुआ है, जो कि ठीक है संसद के लिए आप कह सकते हैं या फिर संविधान सभा के लिए। तो 1945 में भी एक जो यहाँ पे चुनाव हुआ है, यहाँ पे निर्वाचन जो हुआ है 1945 में हुआ है। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर ए और सी है। और इसका भी उसी तरीके से होगा, देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे लास्ट जो हुआ है 1945 में ही यहाँ पे हुआ है 1919 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 से, 35 से, 1909 है, 1947। अब यहाँ पे दे दिया सीधे राष्ट्रपति। अब दोनों ही राष्ट्रपति को हम लोग देख लेते हैं, एक ब्रिटिश के संदर्भ में। देखिए ब्रिटिश भारत में अगर देखा जाए, ब्रिटिश भारत में तो जो यहाँ पे कार्यपालिका कह सकते हैं, वो तो यहाँ पे भारत का वायसराय हुआ करता था, वायसराय। अब देखेंगे 1861 में ही यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम के तहत इस वायसराय को अध्यादेश जारी करने की यहाँ पे शक्ति मिल गई थी। 1861 के
भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से यहाँ पे मिल गई थी। वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे वर्तमान भारत के संदर्भ में वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल का नाम है 123। आर्टिकल 123 को यहाँ पे जो लिया गया है देखेंगे तो 1935 की जो कह सकते हैं कि जो एक्ट है उसकी दो धाराएं हैं 42 और 43, 42 और 43 धाराओं से प्रेरित है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इसीलिए इस संदर्भ में करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? संवैधानिक निरंकुशता। अब देखिए संवैधानिक निरंकुशता का क्या मतलब है कि सारा का सारा चीज संविधान से यहाँ पे कंट्रोल हो। जैसे आज वर्तमान में भारत देखिए, भारत पूरे पूरे संविधान से यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। माने संविधान क्या है? सर्वोच्च है। हालांकि देखा जाए तो संविधान से भी सर्वोच्च भारत की जनता है, चाहे किसी भी देश की जनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है यहाँ पे 1935 का भारत सरकार अधिनियम में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। संघीय न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट दिया गया जो कि 1937 में दिल्ली में खुला भी। वहीं यहाँ पे सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को लेके शक्तियों का विभाजन भी किया गया। ये सारे किसके वजह से हो रहा है? संविधान की वजह से हो रहा है, संविधान की वजह से हो रहा है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? शक्तियों का विभाजन। देखिए इसमें अगर सटीक आंसर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब यहाँ पे आपको समझना है, जैसे कि इसकी हम लोग 321 की बात करें या फिर यहाँ पे 10 अनुसूचियों की बात करें, यही था ना, यहाँ पे 321 धाराएं हैं, 321 धाराएं हैं और लगभग 10 अनुसूचियां हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब ये जो 10 अनुसूचियां हैं आपको यही समझना है, इस 10 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं जो अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची का यहाँ पे लक्ष्य था अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण करना। अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण करना। अब समझिए यहाँ पे इसमें क्या किया गया था अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पे सेंटर का जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि सेंटर के सब्जेक्ट में, संघ के सब्जेक्ट में यहाँ पे 59 विषय रखा गया था। और स्टेट के लिए, प्रांतों के लिए यहाँ पे 54 रखा था। और इसके अलावा जो 36 के आसपास था, ये यहाँ पे कह सकते हैं कि समवर्ती सूची में रखा गया था, समवर्ती सूची में रखा गया था। और बाकी बोला गया था कि जो अलग इसके अलावा जो भी अवशिष्ट जो शक्तियाँ होगी ये वायस राय के पास होगी, अब यही समझिए अखिल भारतीय महासंघ का सपना ही रह गया, खासकर ब्रिटिश काल में देखा जाए, जो कि था ना, जो देखिए ब्रिटिशों का जो कंट्रोल था भारत के पूरे भूभाग पे तो नहीं था। लगभग 65 से 70% देखा जाए, लगभग 80 के आसपास जो 80% के आसपास पॉपुलेशन देखा जाए, इन्हीं लोगों पे ब्रिटिश भारत का मैंने अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ करता था। बाकी अन्य क्षेत्रों में तो देखा जाए छोटे मोटे रजवाड़े, चाटुकार जो भी राजा वगैरह हुआ करते थे, उन्हीं लोगों का था। तो सबको मिला के ये बात की गई थी अखिल भारतीय महासंघ की, और सब्जेक्ट भी इसमें यहाँ पे पहले से यहाँ पे रख दिया गया था। लेकिन यह अपने अस्तित्व में नहीं आ सका, चूँकि नहीं आने का सबसे बड़ा इसका कारण था देसी रियासतों ने इस पे आने से साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से ये सपना पूरी तरीके से अधूरा रह गया। तो आई होप चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इसमें देखा जाए तो कह सकते हैं कि देसी रियासत थे, ब्रिटिश प्रांत भी था, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इसमें देसी रियासत, जो भी ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ पे जीता गया था, एक और क्षेत्र था यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम था यहाँ पे ब्रिटिश कह सकते हैं कि
प्रांतीय ब्रिटिश कमीशन प्रांत, ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत भी बोला जाता था उसको, ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत। 3 एरिया था, 2 तो राज्य था, लेकिन तीसरा नहीं आया यहाँ पे, देशी रियासत, जिसकी वजह से ये ठीक है सपना पूरा पूरा अधूरा रह गया, टूट गया। लेकिन प्रश्न पूछता है यहाँ पे बार बार, जब भी अभी अखंड भारत की जब बात आती है तो फिर आ जाती है अखिल भारतीय महासंघ की भी बात आ जाती है, एग्जाम पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं थी, क्या नहीं थी इसमें, कमेंट करिए आप लोग। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। 1935 में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल था, अभी हम लोगों ने देखा हुआ था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। प्रांतीय विधायकों को तो पूरी तरीके से यहाँ पे स्वतंत्र कर दिया गया था। अवशिष्ट विषय यहाँ पे वायसराय को दिया गया था, अभी मैंने बताया था वायसराय को दिया गया था, गलत है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो बी ही यहाँ पे सही क्या होगा, नहीं होगा, बाकी सब सही है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात्र का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, बिल्कुल सही है। चलिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब किया गया था यहाँ पे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में देशी प्रांतों ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से सपना टूट गया। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? बार बार देखिए कितना प्रश्न पूछ रहा है, रिपीट हो रहा है। 1935 के अधिनियम द्वारा संस्थापित संघों में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? किसको दिया गया था? वही था ना, वायसराय, जिसको कई जगह आपको गवर्नर जनरल भी मिलेगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, गवर्नर जनरल, या फिर इसको कह सकते हैं वायसराय। वायसराय। निम्नांकित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ और महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव यहाँ पे नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। देखिए पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। देखिए लिखित संविधान की जब अवधारणा आई 1935 में, भले लंबा चौड़ा है, लेकिन लिखित संविधान की जो अवधारणा यहाँ पे लाई गई थी पहली बार, वो लाई थी यहाँ पे क्रिप्स मिशन के दौरान। क्रिप्स मिशन के दौरान लाई गई थी। जब क्रिप्स जब आया था भारत पे, खासकर उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध का जिस तरीके से माहौल क्रिएट हुआ था और ब्रिटेन का पलड़ा पूरी तरीके से कमज़ोर हो रहा था, हिटलर तो मैंने पूछी ही नहीं उस समय। शुरुआती तौर पे हिटलर बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाया। हिटलर का हारने का कारण था ना, देखिए हिटलर ने दोनों ही मोर्चों पे एक साथ लड़ना शुरू कर दिया, पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चा। जहाँ एक तरफ वो सोवियत रूस से पंगा ले रहा था, सोवियत संघ से पंगा ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो फ्रांस, ब्रिटेन एक साथ सबको निपटा रहा था। अगर एक जगह वो केंद्रीकृत होता तो अभी क्या पता मामला कुछ और होता। ठीक है, खैर वहाँ वाला मामला नहीं है। क्रिप्स आया कि भाई भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जा सके, भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। और अब यही है कि भारतीय जब 1935 का जो अधिनियम था, इसको भी भारतीयों ने बहुत हद तक मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि आपको समझना है 1929 से ही नेहरू रिपोर्ट, हमें चाहिए आज़ादी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की जो परिकल्पना जो आई हुई थी, ये भारतीयों को जहन में मौजूद थी। अब यही आपको समझना है कि क्रिप्स मिशन जब भारत में आया तो क्रिप्स मिशन ने ही पहली बार भारतीयों को डोमिनियन स्टेट के साथ लिखित संविधान का आश्वासन देने का प्रयास किया गया, जिसको पोस्ट डेटेड चेक भी यहाँ पे बोला गया था। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, अस्थाई, माने अस्थाई अवयव क्या है, नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है कि नहीं? अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, चाहे हम लोग संघात्मक सरकार की बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संघात्मक, चाहे हम लोग सरकार की बात करें, या फिर हम लोग केंद्र में यहाँ पे हम लोग द्वैध शासन की बात कर लें। द्वैध शासन, अभी लग रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए केंद्र में द्वैध शासन का मतलब लोकसभा
और है राज्यसभा। अब राज्यसभा का जो कहीं न कहीं देखेंगे जो प्रतिनिधित्व है वो तो राज्यों से ही मिलता है। जो राज्यसभा कहीं न कहीं लोकसभा पे लगाम लगाने का प्रयास करता है, तो ये भी एक द्वैध शासन का एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन प्रांतों में। और भी प्रोविजन है जैसे कि द्विसदनीय केंद्रीय मंडल, द्विसदनीय केंद्रीय मंडल सब 1935 से लिया गया है। प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, सेंटर स्टेट जो रिलेशनशिप है खासकर शक्तियों के बंटवारा को लेके, शक्तियों के बंटवारा को लेके जो ऑलरेडी देखेंगे तो जो अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात की जा रही थी, सारा चीज़ वहीं पे सब्जेक्ट वगैरह सब बांटा गया था। तो ये 1935 से पूरा पूरा ये लिया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो कुछ और भी लक्षण है, जैसे फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट। फेडरल कोर्ट मैंने सब यहाँ पे समझा दिया है, जहाँ पे केंद्र और प्रांतों की यहाँ पे सुनवाई होती थी, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको समझना है पर्याप्त ऐसे यहाँ पे जो लक्षण मौजूद है, ठीक है, जो अभी वर्तमान में भारत में क्या है लागू है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ले लीजिए, राज्य से लेके केंद्र से लेके किसकी सुनवाई नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा भारत से अलग हुआ, कब अलग हुआ? तो देखिए बर्मा जो भारत से अलग हुआ है, इसके लिए यहाँ पे बताया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से यहाँ पे अलग हुआ है। 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ है, ध्यान रखिएगा। और उस समय जो वायस राय था, पूछा जा सकता है, वायस राय था उस समय लिन लिथगो, लिन लिथगो। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये हो जाएगा 1936 से लेके 1943 तक, लगभग देख पा रहे हैं, मतलब 7 साल के आसपास से वायसराय रहा है। हालांकि माना जाता है, एक और यहाँ पे थ्योरी दी जाती है कि जब साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था प्रांतों का रिव्यू करने के लिए, तो 1930 में जब ये अपना रिपोर्ट सौंपा हुआ था, 1930 में जब अपना रिपोर्ट सौंपा हुआ था, तो उस रिपोर्ट में साफ साफ उसने चर्चा किया हुआ था कि जितना जल्दी हो सके बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। तो ये भी एक एंगल आपको ध्यान में रख के चलना होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कुछ 1-2 जगह मिस्टेक हुआ है जो मैं बता दूं, जहाँ पे 1909 बोलना था उसके जगह मैंने 1919 बोल दिया, और एक जगह और था 1935 के एक्ट को लेके एक प्रोविज़न, ठीक है। तो मैंने उसको बाद में सुधार लिया है। आई होप चीज़ों को आप लोग, ठीक है, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। नीचे मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। जितना अधिक हो सके देखिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर आप लोग करते रहें। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी क्यूरी हो तो। ये सीरीज कंटिन्यू रूप से चलते रहेगी। कोशिश है कि देखिए बीपीएससी के पहले 69th बीपीएससी आ रहा है अभी, उसके पहले पूरा घटना चक्रों को कंप्लीट करा दिया जाए। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें आपका भी रिस्पॉन्स, आपका भी जो ड्यूटी है उसी तरीके से होना चाहिए। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझसे अधिक आपको मेहनत करना होगा। वीडियो को कंटिन्यू रूप से देखते रहें, फॉलो करते रहें और शेयर करते रहे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और 69th बीपीएससी के पहले यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कराने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा ही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।